हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियोमीटर का कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पोटेंशियोमीटर मींस पोटेंशियल डिफरेंस जैसा टर्म। तो इट इज अ डिवाइस which is used to determine the potential difference या तो बोल सकते हैं ईएमएफ। अब बात आता है कि पोटेंशियोमीटर का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ। क्योंकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी क्या था, वोल्ट मीटर। तो आखिर वोल्ट मीटर के साथ क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, या पोटेंशियोमीटर में ऐसा क्या है जो हम लोग वोल्ट मीटर को यूज नहीं करके हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। एक्चुअली नॉर्मली जितना भी हम लोग डिवाइस देखते हैं या जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे होते हैं, सारे में हम लोग वोल्ट मीटर यूज कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी का, कहने का मतलब है एक्यूरेट यदि हम बात करते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हमेशा याद रखना है कि हम लोग यूज क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर। इसके पीछे रीजन है क्योंकि सपोज ये मेरा एक रेजिस्टेंस है और इससे आई करंट फ्लो कर रहा है और आई का वैल्यू सपोज 5 एम्पियर ले लिए। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग R = 10 ओम लेते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = क्या होता है, IR। यानी यहां हमको इस सर्किट के थ्रू पोटेंशियल कितना मिलना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस 5 × 10 यानी 50 वोल्ट। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सटर्नली इसमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे मेजर करने के लिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्ट मीटर को ऑपरेट करने के लिए या खुद को ये अपने चलाने के लिए करंट ड्रॉ करता है सर्किट से। कहने का मतलब है यदि सर्किट से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो ये अपने आप को चलाने के लिए यहां सपोज कि 1 एम्पियर का करंट अपने में लेता है। तो यदि ये 1 एम्पियर का करंट ले लिया तो बाकी कितना बचा, 4 एम्पियर। यानी ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो क्या रीडिंग देगा, 4 × 10 यानी V = कितना, 40 वोल्ट। तो मेरा जो मैथमेटिकली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट का मिलना चाहिए था, वो वोल्ट मीटर के लगा देने से कितना मिल रहा है, 40 वोल्ट। तो यहाँ पे एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर मेजर नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग यूज क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर। और साथ ही साथ चूंकि ये एक्यूरेट वैल्यू को देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, आइडियल वोल्ट मीटर। हमेशा याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर को क्या बोला जाता है, आइडियल वोल्ट मीटर। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन का बात करेंगे। बात किया जाए तो एप्लीकेशन में सबसे वन टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का ईएमएफ को यदि कैलकुलेट करना हो तो हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे। दूसरा, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। कहने का मतलब है यदि 2 डिफरेंट सेल्स है तो उसके ईएमएफ को मतलब उसके ईएमएफ में कंपेयर करना है हमको कि कितना वैल्यू होगा दोनों का, तो हम लोग उस समय यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। साथ ही साथ एक और एप्लीकेशन का बात करें तो टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। यदि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो तो वहां भी हम लोग यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर का। अब हम लोग बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन का। यदि इसके कंस्ट्रक्शन का बात किया जाए तो ये काफी लॉन्ग वायर कंसिस्ट करता है जो कि कॉन्स्टेंटेन या मैग्नीन वायर का होता है। तो ये वायर का लेंथ अप्रोक्स 6 to 10 मीटर हो सकता है। और चूंकि ये वायर का लेंथ काफी ज्यादा है, इसीलिए यदि हम लोग इसमें एक्चुअल यदि हम लोग बात करें इसका कंस्ट्रक्शन का, तो एक वुडन बोर्ड पे क्या होता है,
कॉपर स्ट्रिप्स के हेल्प से वायर क्या होता है, बंधे हुए होते हैं। तो ये वायर का लेंथ चूंकि काफी ज्यादा है, तो यदि हम लोग इस वायर का लेंथ काफी ज्यादा लें तो काफी लंबा वुडन बोर्ड का रिक्वायरमेंट हमको होगा। इसीलिए हम लोग उसको लेंथ मतलब जितना लेंथ है उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, उसको फोल्ड करके हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहां पे देखा जाए तो 0 से 100 और 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 ये वायर यहाँ पे दिख रहे हैं 4, लेकिन यहाँ पे एक ही वायर है जो कि फोल्ड करके लगाया हुआ है। साथ ही साथ लेंथ का यदि बात करें तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है। यदि लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरा पर्पस है रेजिस्टेंस को वेरी नहीं करवाना। दूसरे में यदि बात किया जाए तो एक मीटर स्केल लगा हुआ है जिसका लेंथ 1 to 100 जैसा कि हम लोग मीटर ब्रिज में देखे हुए थे। बात करें ए से तो ए से एक ड्राइवर सेल लगा हुआ है जिसके चलते इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। साथ ही साथ एक एमीटर जो कांस्टेंट करंट को रीड करेगा। रियोस्टेट का काम यहां होगा जो करंट फ्लो कर रहा है उसको बैलेंस करना। सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेंटेन वायर और मैग्नेटिक वायर का बात किया जाए तो इनका रेजिस्टिविटी काफी हाई होता है। और साथ ही साथ यदि बात किया जाए इसका दूसरा प्रॉपर्टी का तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब है यदि इस पे टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं होगा। साथ ही साथ बोल सकते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा कम होता है कांस्टेंटेन के केस में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कांस्टेंटेन या मैग्नीन वायर, क्योंकि इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। साथ ही साथ इसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है। और थर्ड, टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा कम होता है। तो ये था कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग देखें कि लॉन्ग वायर जो बना हुआ रहता है कांस्टेंटेन और मैग्नीन का, कॉपर स्ट्रिप के हेल्प से ये क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। साथ ही साथ एक ड्राइवर सेल जो कांस्टेंट करंट को इसमें फ्लो करवाता है, एमीटर जो कि कांस्टेंट करंट को मेजर करने के लिए, और रियोस्टेट मेरा करंट को बैलेंस करने के लिए। यहां से देखा जाए ए पॉइंट से तो एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर से होते हुए यहां पे एक जॉकी बंधा हुआ रहता है। जॉकी का क्या काम होता है कि हम लोग इस वायर पे डिफरेंट पोजीशन पे टच करेंगे। इस वायर से जो जॉकी बंधा हुआ है वो जॉकी को मूव करवाते हुए हम इस कांस्टेंटेन या मैग्नीन वायर पे टच करवाएंगे और देखेंगे कि कहां पे नल पॉइंट मिलता है। और नल पॉइंट कहने का मतलब है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि जो नल पॉइंट होता है उस केस में गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 हो जाता है। 0 हो जाना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू, मतलब यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और जो कि चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो गया इसीलिए यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन था। अब बात करेंगे हम लोग पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल का। पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल का बात किया जाए तो सपोज ये मेरा कांस्टेंटेन वायर है जिसका लेंथ L, कांस्टेंटेन वायर जिसका लेंथ L और इसमें कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रहा है। तो यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस वायर के थ्रू कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रहा है, लेंथ कितना है L। तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बोलता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वायर में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। जब डालेंगे तो K इक्वल टू V अपॉन L। यहां पे इस टर्म को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या बताता है, ये बताता है कि यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। कहने का मतलब है L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप भी है तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, V अपॉन L। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल सिंपली ये बोलता है कि पोटेंशियल ड्रॉप वायर के अक्रॉस जो होगा उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको यदि प्रूफ करना चाहे
इसको यदि प्रूफ करना चाहें तो सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। इस केस में रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली एक चीज नहीं पता है कि यहाँ पे जो वायर होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहा तो रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं होगा और रीडिंग लेने में हमको इजी होगा। तो यदि इस वायर का बात किया जाए तो रेजिस्टिविटी सेम होगा, कांस्टेंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। तो यदि इस आर का वैल्यू पुट किया जाए यदि यहाँ पे तो V इक्वल टू क्या आएगा आई, आर का वैल्यू रो इंटू एल अपॉन ए। इस केस में कांस्टेंट करंट, अभी जस्ट बताया कि ड्राइवर सेल क्या करता है कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाता है। तो करंट मेरा कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, लेंथ बोले थे कि 6 to 10 मीटर हो सकता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं, या V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा टर्म तो कांस्टेंट हो गया। तो V इज प्रोपोर्शनल टू L, ये मेरा क्या बनेगा, यहां से रिलेशन आएगा, और यही रिलेशन होता है जो कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बेस्ड होता है। V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, या तो V इज इक्वल टू K इंटू एल। यहाँ पे K मेरा क्या हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन L। तो यही मेरा है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन नंबर 1, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। तो यदि पोटेंशियोमीटर का सर्किट का बात करें तो ये मेरा टर्मिनल A, ये B, ये मेरा वायर है पोटेंशियोमीटर में जो कांस्टेंटेन या मैंगनीन का बना हुआ है, कांस्टेंटेन या मैंगनीन का बना हुआ है। बार बार हम लोग उतना लॉन्ग वायर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक सिंपल छोटा सा AB वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक A से B वायर जो कि कांस्टेंटेन और मैंगनीन का बना हुआ है, एक मीटर स्केल जो कि लेंथ को मेजर करने में काम आएगा, 0 से 100 उसका 100 सेंटीमीटर लेंथ। एक पॉइंट से पिछले केस में बताए थे कि ये एक ड्राइवर सेल लगा होता है जो कि कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाता है, ड्राइवर सेल लगा हुआ रहता है जो कि कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाता है। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर और यहाँ पे रियोस्टेट लगा हुआ है, और इस रियोस्टेट से एक की कनेक्टेड है। ये मेरा होता है प्राइमरी सर्किट। ये मेरा कैसा सर्किट है प्राइमरी सर्किट, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट। अब यदि हमको फाइंड करना है कि दो सेल्स का, अब हमको यदि कंपेयर करना है दो सेल को कि दो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से कनेक्ट करेंगे और उसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट ये मेरा जो कि कंस्ट्रक्शन इसका है। अब यदि एप्लीकेशन देखें तो यहां से क्या करेंगे, एक सेल E1 और दूसरा सेल E2, दोनों को क्या करेंगे, एक की से कनेक्ट कर देंगे, एक की से कनेक्ट कर देंगे, और इस की से क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर लेंगे और गैल्वेनोमीटर के यहां पे क्या करेंगे, एक जॉकी कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करते हैं, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो सबसे पहला केस देखेंगे, व्हेन E2 इज ओपन एंड E1 इज क्लोज्ड। इस की का क्या काम है, 1 by 1 हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, 1 by 1 फाइंड करेंगे ईएमएफ सेल का। तो सपोज कि ये मेरा फर्स्ट केस है, E1 इज क्लोज्ड एंड E2 इज ओपन। अभी है उसमें क्या करेंगे, E1 को कनेक्ट करेंगे और E2 को ओपन रखेंगे। कहने का मतलब है जो भी करंट फ्लो करेगा इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा। तो E1 के थ्रू अभी करंट जा रहा है, तो E1 का सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो सपोज कर रहे हैं कि जैसे ही की को ऑन किए
करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहां से गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी कनेक्टेड है। उस जॉकी को क्या करेंगे, इस कॉन्स्टेंटेन वायर में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 मूव करेंगे और एक पार्टिकुलर पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पे हमको क्या मिलेगा, इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। और जब डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, कहने का मतलब है नल पॉइंट, यानी IG इज इक्वल टू 0, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, IG इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब क्या, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाना। और अभी जस्ट बताए कि जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस केस में बात किया जाए तो पोटेंशियल सेम, यानी यहां का पोटेंशियल कितना है, E1, यानी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज A से J जहां पे हमको नल पॉइंट मिला है वहां का लेंथ L1 है, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। और जब इसको लिखेंगे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, तो E1 इज इक्वल टू KL1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 होगा। इसी तरीके से यदि बात किया जाए E2 का, कहने का मतलब है अब की बार क्या करेंगे, E1 इज ओपन और E2 इज क्लोज्ड, मतलब अब हम इसको हटा देंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो जॉकी है वो यहां पे फाइंड कर रहा है नल पॉइंट, कहने का मतलब है यहां पे हमको नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। और ये लेंथ जो है A से वो कितना है, L2, ये लेंथ कितना है, L2। तो इस केस में यदि पोटेंशियल ड्रॉप देखा जाए तो E2 होगा, यानी E2 सिमिलरली करके लिखते हैं, E2 इज इक्वल टू KL2 लिख सकते हैं प्रीवियस के जैसा, क्योंकि यहां का लेंथ कितना है, L2, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, E2। तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, और यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, K, तो K इंटू L2 हो जाएगा। अब यदि रेशियो निकाला जाए 1/2, यानी 1 को यदि 2 से डिवाइड कर दें तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू आएगा KL1 अपॉन KL2। यहां से K कैंसिल होगा तो वैल्यू आएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ध्यान से देखा जाए, यदि यहाँ पे मीटर स्केल लगा हुआ है, जॉकी से जब फाइंड करेंगे यहाँ का लेंथ L1 इस मीटर स्केल के हेल्प से हम मेजर कर लेंगे, L2 का इस L2 का इस मीटर स्केल के हेल्प से मेजर कर लेंगे। यदि L1 और L1 एंड L2 आर नॉन, ये दोनों पता है, तब हम लोग E1 और E2 को इजिली कंपेयर कर सकते हैं। सपोज L1 मेरा 60 सेंटीमीटर था और L2 मेरा 30 सेंटीमीटर आया, तो यानी कितना हो जाएगा, 2, और यानी यहां से लिख सकते हैं E1 का जो मतलब सेल 1 का जो EMF होगा वो कितना होगा, 2 इंटू E2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं दो सेल का EMF को। बात करेंगे हम लोग टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। कहने का मतलब है किसी भी सेल का यदि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियोमीटर का हेल्प से। तो जैसा कि प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर का, ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, ए बी के बीच क्या है, एक वायर कनेक्टेड है जो कि कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन का होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हम लोग लिए हुए हैं, कांस्टेंट। तो एक सेल कनेक्टेड करेंगे जिसका EMF E, और यहां से एक इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको हम लोग R कंसिडर कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और वायर लेंगे और यहां से कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें मेरा नॉन रेजिस्टेंस, कहने का मतलब हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, पता होगा। तो हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे और इसको एक की के हेल्प से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और अब हम लोग यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लेंगे और गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी लेंगे।
इस की को नाम दे देते हैं K1, इस की को नाम दे देते हैं K2। तो इनिशियली क्या कर रहे हैं, इस की को ओपन कर रहे हैं, इनिशियली इस की को ओपन कर रहे हैं। कहने का मतलब है जो भी करंट ड्राइवर सेल के चलते फ्लो होगा वो किसमें फ्लो करेगा, इसमें करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, नल पॉइंट ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। तो जॉकी को क्या करेंगे, इस वायर पे मूव करवाएंगे। तो देखें कि हम इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे मेरा नल पॉइंट मिल रहा है। और नल पॉइंट कहने का मतलब क्या है, Ig इज इक्वल टू 0 मीन्स करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। तो उस समय यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सपोज ए से जो मेरा लेंथ है यहाँ पे L1 होगा। सपोज किए हुए कि यहाँ लेंथ कितना है, L1। तो जो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा वो कितना होगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, या तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू KL1। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट में क्या, इस K2 को क्लोज कर रहे हैं, और जब K2 को क्लोज करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यदि भी है और जो मेरा नल पॉइंट मिला है वो कहां पे मिला है, L2 पे। तो इस केस में लिख सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, या तो हम लोग यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो लिखेंगे KL1 KL2, या तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे KL2, और यदि इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो E अपॉन V इज इक्वल टू क्या आएगा, L1 अपॉन L2, इक्वेशन नंबर 3। साथ ही साथ यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रहा है I इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा कि हमको पता है इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यदि इसका R वैल्यू लिए तो यहाँ पे E अपॉन V का रेशियो कितना है, L1 अपॉन L2। तो R का वैल्यू जो आएगा वो आएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। शुरू में बोले कि L1 और L2 को मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से, और R मेरा नॉन है तो इजीली हम लोग स्मॉल r को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो एप्लीकेशन था, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल और टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल।